आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है विजया गोयल जी द्वारा लिखित कहानी रूपा। रूपा थी ही ऐसी, जहाँ से निकलती थी बरबस आंखें उस ओर उठ जाती। केवल जवां मर्दों की बात नहीं कह रही मैं, सभी का यही हाल होता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी उसे निहारते। हाँ, अंदाज अलग अवश्य होता। उसे देखते ही बच्चे चिल्लाते, रूपा दीदी, इतने फूल कहाँ से लाई? बाप रे, पूरा बगीचा ही उजाड़ डाला। रूपा उन्हें देखती, मुस्कुराती और इठलाकर आगे बढ़ जाती। रूपा कहाँ से आई, किसकी बेटी है, उसकी जात क्या है, कोई नहीं जानता। उसका नाम भी रूपा किसने रखा, कब रखा, किसी ने नहीं सोचा। हाँ, लोग अटकलें ज़रूर लगाते रहते हैं। कोई कहता, रूपा की शक्ल कश्मीरी मुसलमान लड़कियों जैसी है, तो यह ज़रूर कश्मीरी ही होगी। नीना, जो चौबे जी के घर में किराएदारीन है, कहती, यह तो अच्छी बात नहीं है। मुसलमान है और हम लोग इसे अपने मंदिर में भी जाने देते हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं? हाँ, बात तो तुम ठीक कहती हो, मगर कोई निश्चित तो नहीं कि रूपा मुसलमान ही है। चौबे जी की धर्म पत्नी के इस कथन से रूपा का भगवान से रूबरू होने और आरती का दिया घुमाने, जिसे वो बहुत चाव से करती है, पर लगता अंकुश रुक जाता। नीना झल्ला जाती, तो जब तक निश्चित नहीं होता तब तक तो इसे रोकिए। कैसे होगा निश्चित? खून टेस्ट से तो नहीं पता चलता ना। श्रीमती चौबे फिर साफ बचा गई रूपा को। नीना का बस चलता तो रूपा के कांटे को उखाड़ फेंकती। नीना का साधारण रूप, रंग, नाटा कद, छोटी आंखें सदा उसे सताता रहता। सौंदर्य प्रसाधनशाला के चक्कर काट काट कर भी आईना उसे आश्वासित न करता। केशों को लाख कोशिश कर नया आकार देती, मगर कद पति से 1.5 फीट छोटा ही रहता। ज्योति, जो कि इस कॉलोनी की सौंदर्य विशेषज्ञ है, वह भी रोज एक नया जाल बुनकर नीना को फंसाने के प्रयत्न में रहती है। कभी नया फेस पैक, कभी टोनर, कभी फेयरनेस क्रीम, आए दिन नीना पर आजमाए जाते हैं। मगर रूपा का कमल सा निखरा निखरा रूप और उसका फुलझड़ी सा उभरता यौवन नीना की नींद हराम करने से बाज नहीं आता। पिछले करीब 1 साल से असीम, उसका पति, लगता है धरती की धुरी सा रूपा की ओर झुकता जा रहा है। पहले इतने मोह से संबोधन करता था, अब इस डार्लिंग शब्द में रस ही नहीं रहा। कहता भी कभी कभी ही है, कभी कभी भी क्या, केवल बिस्तर में तब जब उसे नीना की खुशबू की आवश्यकता हो। सर्दी गर्मी नीना सोते समय परफ्यूम लगाना नहीं भूलती और नए नए डिज़ाइन के गाउन खरीदना भी उसका शौक है। पहले पहल तो यह आलम था कि असीम बिस्तर में आते उसे खींचकर वक्ष से लगा लेता। नीना निहाल हो जाती, मगर मीठी सी छिड़की देकर कहती, कभी तो सोने दिया करो। सो जाना, मैं कोई रोकता हूँ? 10 घंटे की रात है, मैं तो बस आधा घंटा ही जगाता हूँ। मगर रोज क्यों? तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुम्हारी महक की आदत पड़ गई। कहते हुए वह अपना चेहरा नीना के वक्ष से सटा लेता। असीम की अंगुलियां नीना के बदन पर जल तरंग बनाती रहती और नीना का जीवन मानो सावन में कास मास सा खिलता रहता। वह इस प्रेम के नशे में भूल गई थी कि वह एक साधारण रूप रंग की मालिक है। असीम बहुत ही सुंदर, गठीला और लंबे कद का युवक था। लोग अक्सर इस जोड़ी को देखकर कहते कि क्या जोड़ी है। इस सच को नीना जानती थी, इसलिए वह असीम को रिझाने के सारे फार्मूले आजमाती और भरसक प्रयत्न करती कि अच्छी गृहिणी बन सके। असीम खुश था अपने गृहस्थ जीवन से। ऑफिस जाना और घर लौटना ही उसका जीवन था। घर में जाते ही नए पकवानों की महक और रात में गर्म बिस्तर का लोभ उसे कहीं और जाने न देता। वैसे भी दफ्तर में बर्फीला सा माहौल था, कोई विशेष कशिश वहाँ नहीं थी। ले देकर एक मिस नीला ही थी वहाँ, जो एंग्लो इंडियन थी। स्कर्ट की सीमा खत्म होते ही उसकी सफ़ेद टांगों के दर्शन होते, इसलिए दफ्तर के लोग उसके चेहरे से अधिक उसकी टांगें ही देखते। एक मनचला क्लर्क जिसका काम में मन नहीं लगता, अपनी कुर्सी पर 5 मिनट बैठना भी उसे भारी था। गर्ग साहब, चाय तो मंगाओ, इस फाइल ने तो सिर दर्द कर दिया। चलो जी सैनी साहब, पानी खिला दो, काम नहीं हो रहा अब तो। जैसे बाघ के दफ्तर में तैरते रहते। एक दिन गर्ग साहब घर से शायद पानीपत की चौथी जंग लड़कर आए थे। मन में आक्रोश था,
ऐसी फरमाइश से उनके उबलते गुस्से का शटर खुल गया। अम्मा यार चैन से रहो, सारा दिन चाय। मैंने कोई होटल खोल रखा है? हैं? काम क्यों नहीं करते? काम कैसे करें गुरु, जब मिस नीला दफ्तर में हो बेचैनी तो रहेगी ना। अब देखो बॉस के हौसले, मिस नीला को अपने केबिन से बाहर ही नहीं आने देता। कुछ तो हमारा भी हक है उस पर, है कि नहीं? असीम ऐसे वार्तालाप रोज सुनता और मुस्कुराकर रह जाता। बात बस नीला की हो या किसी की भी, उसे सुकून अपनी पत्नी की बाहों में ही मिलता। उस दिन असीम का मन काम में नहीं लग रहा था। नीना 2 दिन से भाई की मंगनी की खरीदारी करने आगरा गई हुई थी। खाली बिस्तर उसे काटने को दौड़ता। बाजार से ढाबे की रोटी गले से नीचे न उतरती। अल्लाह मौला करते 2 दिन कटे तो आज उसका मन उड़कर घर जाने को लालायित था। गर्ग साहब, मुझे सिर दर्द है, मैं घर जा रहा हूँ, बॉस पूछे तो कह देना, उसने बड़े बाबू से कहा। अरे यार, अभी तो आधा दिन पड़ा है, मैं क्या कहूँगा, 1 आध घंटे की बात और है, तुम आधे दिन की छुट्टी ले जाओ। बड़ा बाबू है बड़ा काइयाँ, क्या मजाल कि कोई आधा घंटा भी पहले जाए। खड़ूस। असीम ने मन ही मन बड़े बाबू को गाली दी। क्या बात है, मैटिनी शो जाना है क्या? मन चले ने असीम पर फब्ती कसी। असीम ने उसे घूर कर देखा तो वो खिसिया गया। अरे नहीं गुरु, मैं तो चुहल कर रहा था, सिर दर्द है तो गर्म चाय के साथ एस्प्रो खा लो, कहकर उसने जेब में हाथ डाला और एस्प्रो का पैक निकाल कर टेबल पर रख दिया। एस्प्रो के साथ साथ एक चमकीले काले रंग का पैक और निकल आया। मन चला और असीम दोनों मुस्कराए। यार तुम्हारी तरह अपने बीवी तो है नहीं, कभी कभी सपना देख लेते हैं कि शायद मिस नीला। दोनों ठठाकर हंस पड़े। असीम ने अवकाश अनुमति पत्र बड़े बाबू की टेबल पर फेंक मारी और उचटती सी नज़र उनके चेहरे पर डालकर बाहर आ गया। बड़े बाबू कुछ बुदबुदाया और फाइलों में खो गए। असीम मारे उत्तेजना की शोला हो रहा था। 1 आध बार खुद को टोका भी कि यार अब तक भी तो जी रहा था, अब क्या हो गया? 2 दिन तो हुए बीवी को गए और तुम्हारा यह हाल है कि दफ्तर से छुट्टी लेकर घर चल पड़े। वो क्या सोचेगी कि मेरे बिना रह ही नहीं सकता? वापस चलूं क्या? नहीं, चाही तो बाबू के कौन मुंह लगेगा। फिर लगा मन तैरने। रास्ते में रुककर अनुपम स्वीट हाउस से रसगुल्ले लिए, बिल्कुल नीना के जैसे। पता नहीं नीना और रसगुल्ले की तुलना कहाँ से असीम के जहन में आई, मगर इस विचार ने उसके तन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। जितना वह स्वयं को संभालने की चेष्टा करता उतना ही असहाय हो जाता। नीना से मिलने का सुख उसे आतुर कर रहा था। कल्पना लोक में उड़ते उड़ते वह कई बार लोगों से टकराया। फिर सड़क पर भी संतुलन बनाए रखना उसे मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे रास्ता तय हुआ। उसने देखा घर के नीचे किसी ने गाड़ी रखी है, अवश्य साथ वाले बख्शी साहब का दामाद होगा। उसने बिना कुछ सोचे स्कूटर गाड़ी के साथ ही लगा दिया। अभी आधी सीढ़ियाँ ही चढ़ा था कि ड्राइवर ने आवाज़ दी, साहब इसे हटाइए, गाड़ी कैसे निकलेगी। सीम को बहुत गुस्सा आया, मगर इस समय वह अपने आप का आपा गंवाना नहीं चाहता था। ऊपर जीने से ही स्कूटर की चाबी उछाल दी। यह लो, कर दो जहाँ खड़ा करना है, मगर अब मुझे आवाज़ मत देना, चाबी पत्र पेटी में रख देना, कहकर वह जीना चढ़ गया। वह पत्नी को अचंभित करना चाहता था, सो बिना दस्तक दिए उसने धीरे से किवाड़ खोला। किवाड़ पर ताला नहीं था, सो जाहिर है नीना आ गई। वह दबे पाँव अंदर गया। नीना किचन में नहीं थी, बैठक में भी नहीं थी। जाहिर है कि शयन कक्ष में होगी। बिस्तर पर पत्नी को सोए देखकर असीम को अच्छा लगा। शायद सफ़र से थक गई होगी, इसीलिए घोड़े बेचकर चादर तान कर सो रही है। वह बिना किसी आहट के बिस्तर पर चढ़ गया, फिर धीरे से चादर में खिसक गया। अब उससे रहा नहीं गया। पत्नी को एक बार की बाहों में भरकर उसका मुख चूम लिया। वह हड़बड़ा कर हाथ पांव पटकने लगी। असीम की बाहों में छटपटा कर रह गई। जैसे ही असीम ने उसे फिर से चूमना चाहा, वह हड़बड़ा कर उठ बैठा, क्योंकि यह नीना नहीं रूपा थी। दीदी मार्केट गए हैं, कांपती रूपा ने कहा था। वो जान ही नहीं पाई थी कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। कुंवारी हसरतें कभी इतनी प्रबल नहीं हुई कि पुरुष के संपर्क में आती।
रूप की धनी रूपा हर समय स्वयं को बचाती ही रहती। कभी कभार कोई बेटी कहकर पीठ पर हाथ रख देता तो सारे बदन में झुरझुरी सी होने लगती। आज जो हुआ वह तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पक्षी डाल पर बैठा कहाँ सोच पाता है कि अचानक ही बहेलिए के जाल में फंस जाएगा। असीम हड़बड़ा गया था। रूपा बिस्तर की उस ओर खड़ी कांप रही थी। दोनों का कलेजा मुंह को आ गया था। रूपा के होंठ जल रहे थे, पूरा चेहरा अंगार सा दहक रहा था और बदन बर्फ सा जम गया। हाथ की हथेलियां पसीने से तर थी और मन कांप रहा था। गला इतना रूंध गया कि स्वर ही नम हो गया। असीम ने शर्ट जो बिस्तर पर बैठने से पहले उतार दी थी धीरे से उठाई, मगर उसमें उससे पहनने की शक्ति तक नहीं थी। उसका बदन उत्तेजना से जल रहा था, जो अब रूपा का स्पर्श पाकर और भी भड़क उठा था। पिछले 3 माह का वैवाहिक सुख इस चुंबन के सामने फीका था। उसे लगा जैसे उसने किसी इंद्र देवता के महल की अप्सरा को चूम लिया हो। तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ आई, शायद नीना। असीम ने उछलकर कमीज पहनी और रूपा को याचना भरी नज़र से देखा। रूपा ने बस पल भर नज़र मिलाई और पुनः नीचे धरती पर आंखें गड़ा दी। फिर चेतना लौटी तो उसने फुर्ती से चादर को तह लगाकर ओढ़ लिया और बेड कवर के नीचे करीने से लगा दिया। दोनों ने ध्यान से बेडरूम को परखा, एक दूसरे को देखा और आंखों से ही रूपा ने इशारा किया, जिसे असीम को समझते देर नहीं लगी। वह जूते पहन पलक झपकते ही ड्राइंग रूम में चला गया। सोफे पर बैठकर पास पड़ा मैगजीन उसने उठा लिया। रूपा भी रसोई में प्याज छीलने लगी। नीना ने घर में दाखिल होने के लिए किवाड़ को धीरे से धकेला। यह क्या, किवाड़ तो अंदर से बंद है। अरे, मैं रूपा को कहकर गई थी कि कुछ सब्जी छील कर रख दे और चावल भिगो दे, मगर वह किवाड़ बंद कर क्या कर रही है। उसे क्या आवश्यकता आन पड़ी कुंडी लगाने की। तभी नीचे से सोमेश की आवाज़ आई। असीम को पुकार रहा था। सोमेश, असीम तो अभी नहीं आया, अभी तो 3 ही बजे हैं। नीना ने कहा। भाभी, असीम का स्कूटर खड़ा है, अगर वह घर नहीं आया तो कहाँ गया। मुझे तो बस इतना कहना है कि वह अपने स्कूटर में रसगुल्ले का डिब्बा छोड़ गया जो बिल्ली खा गई। आप उसे बता दें। बिल्ली खा गई। नीना ने सोमेश की बात दोहराते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। असीम उछलकर उठा और किवाड़ खोलने को लपका। रूपा भी बदहवास से किचन से निकली और भागती सी किवाड़ खोलने चली। बीच रास्ते में दोनों टकरा गए। कुछ ऐसे कि संभलने की चेष्टा में रूपा धरती पर गिरी और असीम ने दीवार न पकड़ी होती तो वह भी गिर जाता। रूपा के मुंह से चीख का स्वर सुन नीना ने जोर से किवाड़ पीटा। इशारे से रूपा ने असीम को वापस लौटने को कहा। असीम बैठक में लौट गया। रूपा, इतना समय लगता है तुम्हें दरवाज़ा खोलने में, क्या हुआ, चीखी क्यों, और ये कुंडी किस लिए चढ़ाई है। नीना ने प्रश्नों की बौछार सी कर दी। मैं फिसल गई दीदी, भागती आ रही थी ना, इसलिए गिर गई थी, इसीलिए समय लग गया। कुंडी तो लगानी पड़ी। आजकल बिल्लियां बहुत हो गई हैं इस तरफ, झट से अंदर घुस आती हैं। रूपा की सांस द्रुत गति से चल रही थी। कैसे कहती, कुंडी उसने नहीं असीम ने लगाई थी, जिसे वह खोलना भूल गया। तुम्हारे बालों को क्या हुआ। ईना जब गई थी तो सब ठीक था। रूपा के अस्त व्यस्त कपड़े और बाल कह रहे थे कि वह बिस्तर से उठी है। दीदी, आपके जाने के बाद मैं सो गई। रात भर मच्छर सोने नहीं देते, इसीलिए आंख लग गई। पहली बार उसने सच बोला। हाँ, रूपा ने झूठ बोला था, मगर अनाथ अबोध लड़की को दिन रात स्वयं को जिंदा रखना पड़ता है। उसके लिए सच और झूठ के पुण्य पाप से अधिक आवश्यक है ठिकाना, रोटी और स्नेह। अगर वह नीना को बता देती कि सच क्या है, तो क्या नीना केवल असीम को दोषी मानकर रूपा का पक्ष लेती। धर्म, कर्म, आचरण, पुण्य, पाप, सच, झूठ, मर्यादा और न जाने कितने ही और ऐसे भारी भरकम शब्द तभी तक निभते हैं जब मनुष्य के पास पर्याप्त सुरक्षा और स्नेह हो। रूपा जैसे लोगों के लिए इनका कोई अर्थ नहीं होता और न ही रूप। नीना और असीम एक दूसरे से लिपट गए। असीम की दृष्टि नीना के कंधे के ऊपर से दीवार के पास खड़ी रूपा पर पड़ी। दोनों की निगाहें आधे पल को मिली और एक मौन समझौता दोनों में हो गया। जिस पत्नी के लिए असीम 3 दिन 3 रात से तड़प रहा था, आज वह उसके साथ लेटी थी,
और असीम को उससे कोई अनुराग नहीं था। नीना को उसका बर्ताव बहुत अटपटा लगा। आखिर ऐसा क्या हो गया? वह उसके करीब आकर उससे पूछना चाहती थी, मगर कुछ था जो उन दोनों के बीच आकर फांस सा गड़ गया था। अंधेरे में उसे असीम की आंखें साफ दिख रही थी। वह जाग रहा था। उसकी गर्म सांस नीना के बिल्कुल करीब चल रही थी। बदन से उठती कोलोन की महक भी उस तक खूब आ रही थी। नहीं आ रहा था तो असीम। नीना को लगा कहीं असीम उससे दूर तो नहीं हो गया, और इस विचार के आते ही वह पति से लिपट गई। असीम को रूपा का स्पर्श बहुत कोशिश करने के पश्चात भी न भूलता। उनके बीच एक मूक समझौता, उनका छोटा सा राज उन्हें कहीं एक कर गया था। और असीम की धड़कन में एक नया स्वर नीना का पत्नी प्रेम ताड़ गया। यहीं से आरंभ हुआ उसके रूपा के प्रति डाह का सिलसिला। यूँ रूपा से घृणा केवल नीना ही नहीं करती थी, थोड़ा बहुत तो सभी पत्नियां दुखी थीं उससे, मगर सबसे अधिक परेशान थी रीमा। रीमा उसकी अपनी छोटी बहन, उसके गोद लेने वाले माता पिता की बेटी, उनकी अपनी सगी बेटी। रूपा के भाग्य में रूप था, लावण्य था, लोच थी, इतनी कि वह डाह का कारण बन गई बहुतेरों के वास्ते। हर स्त्री रूपा को शत्रु मान लेती। इसी डर से वह किसी के घर नहीं जाती। किसी के घर नहीं जाती ठीक है, मगर अपने घर से कहाँ जाए? रीमा उसे दिन रात सताती है, एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती दीदी को तंग करने का। माँ बाप की लाडली है, वह उसे कुछ नहीं कहते, सब रूपा को ही सहना पड़ता है। उसी दिन की बात लो, रूपा अपने लिए गुलाबी रंग का सूट लाई थी। ये मेरे लिए है दी? आते ही रीमा ने पूछा था। जब भी मैं कुछ लाती हूँ तो तुम यही पूछती हो। नहीं, यह माँ ने मुझे लेकर दिया है। वैसे तुम परसों तो 3 सूट लाई हो। हर महीने तुम्हें सूट तो देती है माँ, और मुझे कभी 6 महीने में लाकर दे दे तो तुम उसे लेने की कोशिश करती हो। बहुत गुस्सा आया था रूपा को। हाँ, मैं ऐसे ही करूँगी। तुम्हें अपने सारे सूट नहीं देती क्या मैं? कितने सारे तो एक ही बार पहनकर दे देती हूँ। आप हैं कि? कहकर हंसी थी रीमा, और रीमा की यही हंसी रूपा को काट जाती थी। उसे लगता जैसे हंसी नहीं थी, ये रूपा की बेबसी थी। तो तिलमिलाती तड़पती, मगर वह कुछ न कर सकती। उसकी सहन शक्ति कई बार जवाब दे चुकी थी। मन करता रीमा को कसकर चाटा लगा दे, मगर वह ऐसा करके जाएगी कहाँ? चुप रहती और रोती जाती। पढ़ने में ज़हीन थी। विद्यालय के बाद जब प्रतियोगिता देने की स्थिति आई तो उसने मेडिकल की परीक्षा दी। घर से कोई नहीं चाहता था कि वह मेडिकल में जाए। माँ अक्सर कहती, अगर तू सिलेक्ट भी हो गई तो पैसा कहाँ से आएगा पढ़ाई के लिए? रूपा चुप रहती। बस लगन से पढ़ाई करना और ईश्वर पर आस्था रखना, 2 ही बातों में ध्यान रहता उसका। रीमा हर समय कोशिश करती कि रूपा को पढ़ने न दे, मगर रूपा इस तरफ ध्यान ही न देती। जानती थी अपने पाँव पर खड़े होकर ही कुछ कर सकती है, और तभी उसे इस दानव से छुटकारा मिलेगा जिससे वह घृणा करती है। वह नहीं चाहती कि रीमा का उतरा और उसकी जूठन खाना और पहनना। जैसे तैसे नतीजे आने लगे, रूपा की चिंता बढ़ती गई। वह खाना भी ठीक से न खा पाती, और फिर एक दिन उसका मेडिकल में चयन हो गया। रूपा को मानो आकाश मिल गया। पिताजी भी खुश हैं, बहुत कुछ चिंतित भी थे, शायद यही सोचकर कि पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा हुआ, माँ यह कहकर काम में लगी रही। फिर सोचा, अच्छा तो हुआ, कम से कम लड़की हॉस्टल तो चली जाएगी। ज़ोर से बोली थी, बहुत अच्छा हुआ। पापा, आप मुझे पढ़ने के लिए बैंक से कर्जा ले दीजिए। जैसे ही मैं डॉक्टर बनूंगी मैं कर्जा चुका दूंगी। पिताजी को यह बात जच गई। रूपा पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई। वहाँ उसे कोई कष्ट नहीं था। समय खिसकता गया और 3 वर्ष निकल गए। रीमा का मन पढ़ाई में न लगता। बी के पश्चात माता पिता ने शादी करने का निश्चय किया। साधारण रंग रूप की मालिक थी रीमा। इतनी जल्दी वर मिलना आसान नहीं था। रूपा छुट्टियों में घर आई तो इस चर्चा का उसे पता चला। उसने पिता से कहा, रीमा अभी शादी के लिए छोटी है। हाँ, वो मैं जानता हूँ। मुझे तो यह भी अच्छा नहीं लग रहा कि पहले छोटी की शादी और बड़ी बहन बैठी रहे। नहीं पापा, यह कोई बात नहीं।
रीमा की शादी पहले हो या मेरी क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे कहने का मतलब था कि रीमा अभी केवल 18 वर्ष की है। घर गृहस्थी संभालने क्या उससे हो सकेगा। पिता कुछ बोले नहीं, केवल आ भर कर रह गए। वो कर भी क्या सकते थे। रीमा की माँ का बस एक ही सपना था, रीमा की शादी। रूपा 20 वर्ष की आयु में एकदम खिले फूल सी लगती थी। साधारण परिवेश में भी उसकी सुंदरता किसी परी से कम और यौवन पूर्णिमा के चांद की चांदनी से भरा रहता। राह चलते देखने वाले उसे देखकर रुक जाते। ढूंढने से भी कोई उसके रूप रंग की न मिलती। चौड़े ललाट के बीचों बीच लंबी मांग और पीछे घुटनों तक काले केशों की चोटी जब लहराती तो लोगों की निगाहें गड़ी रह जाती। जहाँ इसी रूप ने रूपा को सभी का मित्र बना दिया था, वहाँ इसी सुंदरता ने रीमा को उसका शत्रु बना दिया। उसे हर समय डाह कचोटती रहती। रीमा की माँ सब देखती, उसे भी बेटी का दुख साल जाता। बचपन से ही रूपा को प्यार से पाला था। जब अनाथ रूपा का अपनी सूनी गोद में उन्होंने स्थान दिया था तो युग का प्यासा ममत्व उमड़कर आंखों तक आ गया था। माँ ने कसकर उसे वक्ष से लगाया तो रूपा के छोटे छोटे होंठ माँ को तलाशने लगे थे। माँ ने रूपा का छोटा सा नरम ललाट चूमकर कहा, तू कहाँ थी अब तक। और रूपा रोने लगी थी। माँ के आंगन में सूखते रूपा के छोटे फ्रॉक, झबले, नैपकिन, तौलिए और चादर उसे असीम सुख देते। किचन में उबलती दूध की बोतलों को देखकर वह फूली न समाती। दिन प्रतिदिन उसका वात्सल्य बेटी के प्रति बढ़ता ही गया। जब रूपा उसके वक्ष पर अपना छोटा सा सिर रखती और माँ माँ होने की अनुभूति से वह सराबोर हो जाती। महीन कपड़े से छनकर रूपा की गर्म सांस से सीने में कुछ पिघलने लगता। 16 वर्ष के दाम्पत्य में जिस सुख से वह वंचित रही वह रूपा को निहारने भर से मिल जाता। फिर चमत्कार हुआ। वह जिसके लिए चौहान दंपत्ति ने क्या क्या नहीं किया, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, चाहे वह वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर हो या मुंबई में सिद्धि विनायक का। जहाँ भी कोई कहता दोनों जाते, जो भी कोई कहता, पूजा अर्चना उपवास कुछ न छोड़ा। सुबह 5 बजे से दोनों की पूजा शुरू होती, 9 बजे तक चलती रहती। इस बीच कोई भी आए जाए दोनों प्रभु वंदना में लीन रहते। हर द्वार पर एक ही भिक्षा मांगते, हे ईश्वर हमें हमारा बच्चा दे दो, बस एक औलाद का मुख दिखा दो परमात्मा। मगर ईश्वर के पास भी तो दुआ करने वालों, इच्छा पूर्ति के लिए माथा रगड़ने वालों का तांता लगा रहता है। उसका चपरासी भी यही कहता होगा, साहब अभी बिजी हैं। वहाँ भी भारी चढ़ावे वालों को अधिक सम्मान मिलता होगा। लंगोट छाप फकीर क्या देंगे। जब भी चौहान दंपत्ति का धैर्य टूटने लगता तो पड़ोस की कोई बड़ी बूढ़ी दिलासा देती, अरे भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो अवश्य सुनेगा। और फिर नई आशा से जुट जाते। या नहीं कि उन्होंने केवल पूजा पाठ ही किया, वो अस्पतालों में भी उतने ही उत्साह से गए। हर इलाज चाहे होम्योपैथी या एलोपैथी पूरे मन से किया। कभी यह दवा, कभी वह पूड़ी, कभी डॉक्टर का कमरा, कभी हकीम जी का दवाखाना। जीवन में यही सैर सपाटा रह गया था। लाल फूल, अगरबत्ती, प्रसाद की खरीदारी ही जीवन में एकमात्र खरीदारी बनकर रह गई। और फिर एक दिन रूपा आ गई थी, सारी दुआओं मन्नतों का सिला। चौहान दंपत्ति को मानो आकाश मिल गया, घर में बाहर आ गई। रूपा का गोरा ललाट चूमते दोनों न थकते। धीरे धीरे पूजा पाठ में समय देना कम हो गया, समय मानो थम सा गया। तभी हुआ एक चमत्कार। रूपा की माँ को रूपा के प्रेम ने माँ बना दिया। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, मगर धीरे धीरे सच ने दिखना शुरू किया और बात हुई धीरे धीरे। मम्मी अब रूपा को गोद में उठाकर उछालती नहीं। रूपा के 2 वर्ष के बचपन ने मानो सच से समझौता कर लिया। उसे जब रीमा का बच्चा दूध दिया जाता या माँ कहती कि रूपा उठ, रीमा सोएगी, तो रूपा सहज ही स्वीकार कर लेती। रूपा मोनालिसा का रूप लिए किसी परी से कम नहीं थी। रूपा की माँ जब रूपा की माँ बनी तो यही रूप की चर्चा सुन बेटी को झट से काला टीका लगाती उसकी नज़र उतारती। मगर रीमा ने जहाँ और कहीं क्रम बदले, यह भी बदल दिया।
अगर अब कोई कहता रूपा रूप की गुड़िया है तो रूपा को सज़ा मिलती। रूपा का रूप रूपा के लिए सज़ा हो गया, बचपन में भी और जवानी में भी, शायद जवान होने से पहले ही। जहाँ से गुजरती लोग उसे निहारते और ठंडी सांस भरते। मोहल्ले की औरतें उसका अपने घर में घुसना अपशगुन मानती भी क्यों नहीं। किसी का पति तो किसी का कपूत, सभी रूपा को देखते ही पलक झपकना भूल जाते। रूपा ने लोगों के घर में जाना लगभग बंद ही कर दिया। न जाने क्या पाप किए थे मैंने। बहुत परेशान होती तो सोचती, और उसने कोई पुण्य किया था तो उसका हिसाब भी नीली छतरी वाला भूला नहीं। वह एक काबिल डॉक्टर बनने जा रही थी। शादी का दिन आने ही वाला था। रूपा ने अभी दूल्हा एक बार भी नहीं देखा था। सगाई तक में रूपा को आने से माँ ने मना कर दिया था। रूपा को बहुत दुख हुआ मगर उसने कुछ नहीं कहा। शादी में भी माँ ने सख्त ताकीद की थी, दूल्हे से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं, बस जो कह दिया सो कह दिया। और हाँ, तुम्हारे कपड़े हरे सूटकेस में पड़े हैं। माँ ने तर्जनी को पसार कर हुक्म सुनाया। क्या लाई हो मेरे लिए? रूपा ने खिलकर पूछा। लहंगा तो लाई हो ना माँ? एक अरसे से वह रीमा के ब्याह में लहंगा पहनने का सपना देख रही थी। नहीं, जो रीमा ने पिछले जन्मदिन पर पहना था वो नया ही तो है। पूरे 1400 का ड्रेस बना था। मैंने तुम्हारे लिए उठवा कर रख दिया था। प्रेस वगैरह सब कर रखी है। दुपट्टे पर चटनी का दाग था, उसे धुलवा दिया, हल्का हो गया, खास दिखता नहीं। कहकर वह सीढ़ियाँ उतर गईं। पर माँ, वो तो नीले रंग का है, तुम्हें तो पता है। पीछे से रूपा ने गिड़गिड़ा कर कहा। माँ के पाँव वहीं रुक गए। पीछे घूमकर आधी एक सीढ़ी पर आधी दूसरी पर। क्यों, नीले रंग में क्या बुराई है रूपा? पसंद नहीं तो पसंद कर लो। तुम बड़ी हो, तुम्हें यो बच्चों की तरह हट करना शोभा नहीं देता। पुरानी कमान से पुराना तीर। रूपा को यह वाक्य तब से सुनना पड़ा जब से रीमा का जन्म हुआ। हर बात में पहले तो वह सोचती माँ ठीक कहती है, मगर धीरे धीरे या उसे पचना बंद हो गया। क्या करती? कुछ नहीं। यह विचार उसे चुभता, वह तिलमिलाती मगर चुप रहती। हर बार जब भी माँ यह जुमला दोहराती तो रूपा का मन पहले से भी अधिक दुखता। यह शब्द उसके जहन में कहीं गहरे उतर गए थे। नीला रंग कभी नहीं पहनती रूपा। उसकी आंखों में पानी तैर आया, बेबसी का, लाचारी का, गुस्से का। उसे और भी गुस्सा आ गया। क्यों रोती है वह? कौन कहेगा मत रो बेटी? कोई नहीं। कुछ देर रोएगी, फिर जाकर झूठ बोलेगी, माँ तुम ठीक कहती थी। और वह कहेंगी, शुक्र है तुझे अक्ल आई। रूपा ने आंखें यूं पोंछी जैसे शत्रु की हों। जो उठाई तो सामने वाले जीने पर समीर को खड़े पाया। पड़ोसी समीर कपूर जब देखो उसे घूरता रहता। पहले वह माँ से शिकायत भी करती थी, मगर माँ कहती, लोग क्या अपनी आंखें फोड़ लें, तेरे मन में खोट है। कभी कभी तो रूपा स्वयं को टटोलती भी कि कहीं सच ही उसमें कोई खोट तो नहीं। तो हर जगह हर मुकाम पर यूं जलील क्यों होती है? रास्ता चलते लोगों के हाथ अचानक उससे छूकर बढ़ जाते हैं। आंखें हरदम घूरती ही रहती हैं। अब से नहीं, तब से समझती भी नहीं थी कि स्त्री को पुरुष बस भोग्या ही समझता है। समीर उसे प्रेम रस से लबालब भरी आंखों से एकटक ताक रहा था। रूपा का चेहरा गुस्से से तमतमा आया। अभी जो आंसू बहने को आतुर थे थम गए और उसने चाहा कि कुछ उठाकर समीर के सिर पर दे मारे। पड़ोसी था तो जानता था कि उसकी किसी भी धृष्टता की खबर रूपा की माँ को नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो दोषी रूपा को ही ठहराया जाएगा। उसने टकटकी लगाकर रूपा के वक्ष को निहारा और सूखे होठों पर यूं जबान फेरी जैसे बहुत प्यासा हो। रूपा को शरारत सूझी। वह हल्के से मुस्कुराई। समीर की बाँछें खिल गई। जिससे उत्तेजना से उसने अपने जीने से कदम बढ़ाया, उसका पाँव सीढ़ी पर टिक ही नहीं पाया और वह लुढ़क गया और लुढ़कता ही चला गया। रूपा देर तक हंसती रही। कोई नीचे बता रहा था माँ को कि जीने से गिरकर समीर का सिर फट गया, पर वह गिरा कैसे? माँ का स्वर था, अरे वह सदा जल्दी में रहता है, दिखता कहीं और है, चलता कहीं और। ठीक ही तो है, जरा सा नज़र लक्ष्य से हटी नहीं कि आदमी लड़खड़ा जाता है, फिर सिर फूटे या आँख कुछ टेढ़ा हो या लटक जाए। खैर
अच्छा हुआ, आशिक की दुम, सोचकर रूपा हंसी। अगले रोज समीर की झलक भर मिली थी। पट्टियों में लिपटा माथा, बाजू पर प्लास्टर। पल भर को रूपा का मन पसीजा। उसे लगा समीर का हाल पूछना चाहिए, मगर दूसरे क्षण उसने विचार को मन से झटक दिया। बारात आने में 2 दिन रह गए थे। घर में खूब चहल पहल थी। माँ खुश थी भी और नहीं भी। जी भर कर बेटी के लिए खरीदारी की थी। हर वस्तु जो भी वह कहती माँ लेती रही। कपड़ा, गहना, सजावट का सामान, बिजली की मशीनें, हर वस्तु। उनका मन करता बेटी परी सी लगे, दामाद देखे और देखता ही रहे, मगर ऐसा होगा नहीं, वह जानती थी। 11 दिन से रीमा को उपटन लग रहा था, बादाम के तेल का उपटन। वह अभी से अरमान भरे दिल से पूछती, मेरी रीमा खिल रही है ना? लोग सिर हाँ में ही हिलाते, मगर नीना ने हाँ में सिर नहीं हिलाया। उसके मुख से अनजाने ही निकला, उतना नहीं जितना खिलना चाहिए था। रूप तो बस रूपा का ही खिलता है। जब आप इसकी शादी करोगे तो उपटन की ज़रूरत ही नहीं होगी। माँ के सीने में नाग ने डस दिया। उस दिन थोड़ा सा पीली हल्दी वाला दही सरसों की महक लिए उपटन रूपा ने भी नहाते समय लगा लिया। ना सही मनपसंद कपड़े, उपटन तो रीमा का चुरा कर लगा ही सकती है। तुमने उपटन लगाया है? माँ ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा। क्यों? आंखों में गुस्सा तैराया। यूं ही, मेरे लगाने से न तो उपटन जूठा हुआ है न कम पड़ेगा। रूपा को भी गुस्सा आने लगा। जब देखो माँ उसे कोसती जाती है। होता है जूठा, माँ ने हाथ लहराकर कहा। रूपा कुछ नहीं बोली। तो क्या हुआ दीदी, तुम तो ऐसे कह रही जैसे दूल्हा जूठा कर दिया हो। मन्नो मासी ने मरती मुंह में ठूस कर मुस्कराकर कहा। बात करते भूल गई कि खा रही हैं, सो आधा ग्लास नीचे उनकी साड़ी पर गिर गया। सभी हंसे, लेकिन माँ नहीं। शादी का दिन आ पहुंचा। खूब गहमा गहमी थी। सभी सजे धजे घूम रहे थे। चारों ओर शोर ही शोर। सांझ को बारात पहुंची तो रस्में शुरू हो गईं। रूपा को बारात या दूल्हे से मिलने की सख्त मनाही थी। और या तो अपने कमरे में रहती या अंदर का काम संभालती। उसे घुटन होने लगी थी। सभी बाहर जाकर गा रहे थे, उसे बाहर जाना मना था। घर में शादी है उसकी बहन की, और वह अपने जीजा को देख भी नहीं सकती। सांप के विष जैसा विष पांव से सिर तक चढ़ रहा था। रूपा चली जा रही थी। कोई 1 किलोमीटर की दूरी पर उसे बारात घर की बत्तियां जगमगाती दिखीं। उसके पांव धीरे धीरे हिलने लगे। उसने बारात घर के पास जाकर दीवार की ओर से अंदर झांका। कोई नहीं। छुटपुट लोग घूमते नजर आए। वह चुपचाप दबे पांव अंदर चली गई। कहीं कोई उसे जाना पहचाना नहीं मिला। एक आदमी बेंच पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था। रूपा ने उससे पूछा, सब लोग कहाँ गए? मिलने के लिए गए हैं। आदमी, जो शायद चौकीदार था, खांसते हुए बोला, बस दूल्हा ही अंदर है। कहाँ है दूल्हा? आगे जाकर बाएं तरफ कमरे में, बाहर हरा पर्दा लगा है। आदमी ने बिना ऊपर देखे कहा। रूपा उसी ओर बढ़ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे के दक्षिण में 2 बिस्तर के ढके पलंग थे, पर एक पर कोई लेटा था, आंखों पर हाथ रखे। सांसों की गति से लगता था सोया नहीं, केवल लेटा है। पायदाने मेज पर सफ़ेद मेजपोश फैला था, जिस पर सेहरा पड़ा था। उत्तरी दीवार पर खूंटी पर रेशमी अचकन टंगी थी। खिड़की से आती हवा में उसका एक कोना फड़फड़ा रहा था, कुछ यूं जैसे पक्षी उड़ने को आतुर पंख फड़फड़ाता है। रूपा पर जैसे जिन्न चढ़ा था। रूपा ने आगे बढ़कर दूल्हे के पांव पर ठंडी हथेली रख दी। दूल्हा स्पर्श से तो हैरान होकर उठ बैठा। सामने रूपा अपना सारा रूप लिए खड़ी थी। हल्के गुलाबी प्रकाश में उसका सौंदर्य महक रहा था। मैं रूपा, रूपा ही बोली। वह कुछ नहीं बोला। पिछले 1 महीने से प्रणय मिलन की सुखद अनुभूति उसे उठते बैठते सताती। रात में बिस्तर पर लेटता तो एक ही विचार बार बार मन में आकर मदहोश करता। एक एक पल भारी था। न दिन कटता न रात। उत्तेजित तन मन प्रिया मिलने को तरसता। रोज एक दिन कम होता तो लगता बस अब वह चांद से उतरकर आ जाएगी। आज तो समय काटे नहीं कट रहा था। नस नस में दर्द था।
लहू आग बनकर शरीर में दौड़ रहा था। मैं तुम्हें मिलने आई हूँ, घर में तुमसे मिलना नहीं हो पाएगा। रूपा ने पास जाकर दोनों हाथ बढ़ा दिए। वह संभल नहीं पाया। उसने दोनों हाथों से पकड़कर रूपा को खींच लिया। रूपा समूची उसकी गोद में आ गिरी। उसने आगे बढ़कर रूपा के मुख को चूम लिया। उसके हाथ रूपा की हर सांस टटोल लेना चाहते थे, होठ हर अंग को चूमना। कमरे में एक तूफान उठा, ज्वार भाटे का। धरती के नीचे से लावा हिल रहा था, उबल रहा था। भाप कमरे में भर गई। आकाश से बिजली भागती हुई धरती पर इस कमरे में आकर रुकी और फिर सब रुक गया। तूफान चला गया। रूपा ने कपड़े पहने, उठने लगी तो उसने हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, वो पहली बार बोला। रूपा ने बढ़कर उसे चूम लिया और वह कमरे से बाहर निकल गई। विजय का रस चख कर लौटी रूपा बहुत शांत थी। आज के बाद रीमा जब भी पति को पाएगी तो रूपा का झूठा पति ही उसे स्वीकारना होगा। रीमा को रूपा की झूठी गृहस्थी सींचनी होगी। रूपा की हंसी देर तक गूंजती रही। उसे लगा जीवन ऋण मुक्त हो गया। रूपा न शादी में बाहर निकली, न भंवर पर गई, न विदाई में बाहर आई। वह सोती रही, उठी ही नहीं। नीचे से माँ का स्वर उसने सुना, रूपा तुम कहाँ हो? देखो रीमा जा रही है, मिल तो लो। रूपा उठी, न मुंह धोया न बाल संवारे। नीचे आंगन में टीका विदाई की रस्म चल रही थी। सभी की आंखें नम थीं। यंत्रवत सी रूपा रीमा के पास खड़ी हो गई। रीमा ने रूपा को देखा और बहन से लिपट गई। वह सुबक कर रोती रही। रूपा शांत खड़ी थी, न आंखों में आंसू, न होठों पर प्रेम की कोई शब्द। एक पल को उसकी निगाहें दूल्हे से मिली। दोनों ने कुछ कहा, कुछ सुना। वो मूक शब्द उन दोनों के बीच होकर आकाश और धरती के बीच सागर में फैल गए। डोली चली गई। तो यह थी विजया गोयल जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।